हेलो गाइस, माय नेम इज सौरभ जायसवाल। आज मैं आप लोगों के सामने इनडायरेक्ट टैक्स के एमसीक्यू शेयर करूंगा। मैंने इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दी है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फर्दर, लास्ट वीडियो में मैंने डायरेक्ट टैक्स के एमसीक्यूज डाले थे। अगर किसी को वो चाहिए हो तो वह वो वीडियो रिफर कर सकता है। वहां पे काफी बच्चों ने मेरे से बोला था कि इनडायरेक्ट टैक्स के भी एमसीक्यूज शेयर करना हो, तो मैंने उस पर भी वर्क किया और आप लोग के सामने एमसीक्यूज ला रहा हूँ। अगर किसी को इकोनॉमिक लॉ पेपर 6 के भी एमसीक्यूज चाहिए हो, उसके आंसर्स चाहिए हो, तो आप लोग बता दीजिएगा, बट आई डोंट थिंक उसकी नीड होगी। ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर्स में होते हैं, उसके आंसर्स आप लोग इजीली कहीं ना कहीं ढूंढ लेंगे। तो मैंने इकोनॉमिक लॉ के नहीं शेयर कर रहा हूँ, बट स्टिल इफ एनीवन नीड देन आई कैन शेयर इट। तो अब मैं आप लोग के सामने, इससे पहले एमसीक्यू शेयर करूँ, मैं आप लोग को रिव्यू दे देता हूँ। पेपर वॉज इजी एंड मैनेजेबल इफ यू हैव डन ऑल द अमेंडमेंट्स। अप्रॉक्स 10 to 15 मार्क्स का सिर्फ अमेंडमेंट से ही पूछा गया था। Now I'm going to share the PDF of that MCQ. ये आप लोग का, जैसे कि पहला एमसीक्यू था आपका, डिसीजंस ऑफ डीजीएफटी इज फाइनल एंड बाइंडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ। इसका करेक्ट आंसर है डी। आप लोग के इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में पेज नंबर 9.5 पे दिया हुआ है। आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं कि वहां पे ये यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हुए ए बी सी, बट यहाँ पे अनाउंसमेंट न्यू एफटीपी के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। इस नेक्स्ट ऑप्शन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू आप लोग का था ये ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर का। इसमें आप लोग को बताना था विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द बेनिफिट। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, जो कि ये नॉर्म्स यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉर्म्स ऑफ ऑल द कंट्रीज। यहाँ पे सारी कंट्रीज पे नहीं एप्लीकेबल होता है, ये सिर्फ उस पे एप्लीकेबल है जिनके साथ एग्रीमेंट होता है। या आपका करेक्ट आंसर पेज 9.9 पे दिया हुआ, तो वहां से जाकर रिफर कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्म्स ऑफ ऑल कंट्रीज नहीं होना चाहिए था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज डी। एंड देन इसके बाद जो थर्ड एमसीक्यू आता है, ये भी आपका एफटीपी से था। इस बार एफटीपी से इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू में अच्छा खासा पूछ लिया है, और वहाँ डिस्क्रिप्टिव में नहीं दिया था आप लोग को। इसीलिए इंस्टीट्यूट ने फोकस किया था, जो बच्चे छोड़ के जाते हैं एफटीपी, वहाँ पे इनको एफटीपी में कवर कर लिया है, एमसीक्यूज में कवर कर लिया है। फिर इसका नेक्स्ट एमसीक्यू था ये, एफटीपी कवर्स द पॉलिसीज एंड विद रिस्पेक्ट टू वेरियस मैटर्स एक्सेप्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन था सी, क्वालिटी कंप्लेंट्स एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स। एफटीपी के पास ये 3 पॉलिसीज ऊपर ही ऊपर दिया हुआ है, ईपीसीजी, ड्यूटी रेमिशन एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू एसईजेड। और फिर इसके बाद थर्ड एमसीक्यू के बाद आप लोग का आता है फोर्थ एमसीक्यू, विच इज रिलेटेड टू कस्टम सेक्शन 23। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, प्रोविजंस आर आल्सो एप्लीकेबल इवन इफ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड आफ्टर वेयर हाउसिंग। ये जहाँ पे 23 में दिया हुआ है कि आपका अगर वेयर हाउसिंग के बाद भी कुछ होता है तो भी वो कवर किया जाता है। फिर इसके बाद का केस सिनेरियो नंबर 1, इसमें काफी बड़ा सा केस सिनेरियो था जिसमें जीएसटी कैलकुलेशन दी थी। तो यहाँ पे इसका एमसीक्यू का करेक्ट आंसर मेरे को मालूम नहीं है, बिकॉज केस सिनेरियो मेरे सामने है नहीं। बट इसके अगर किसी को याद है कि इन्होंने क्या आंसर मार्क किया था, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि बाकी बच्चे भी देख ले कमेंट सेक्शन, और वहाँ पे लोग करेक्ट आंसर देख सके जिस हिसाब से उन्होंने मार्क किया था। तो जो भी आप लोगों ने मार्क किया उसमें आप मार्क किया करेक्ट ऑप्शन, आप कमेंट कर दिएगा। इसके बाद आप लोग का आता है नेक्स्ट एमसीक्यू इज रिलेटेड टू ये, सप्लाई ऑफ मशीन ऑफ इंस्टॉलेशन इन सर्विसेज इज डैश सप्लाई। ये आपकी कंपोजिट सप्लाई है, और टाइम ऑफ सप्लाई रिसीविंग डेट और रिसीव्ड होता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, कंपोजिट सप्लाई 31/3/2022। ये आप लोग का, ये थोड़ा इजी एमसीक्यू था, आप लोग मैनेज कर सकते थे। और फिर इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू था आप लोग से ग्रांट से रिलेटेड, कि ये भी केस सिनेरियो का ही था, कि वहाँ पे ग्रांट, इसमें ये माना गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है इंस्टेड ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो इसका भी कुछ कैलकुलेशन था। तो अगर आप लोग को पता होगी आपने क्या मार्क किया ए बी सी डी में से, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इट विल बी हेल्पफुल फॉर द अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। और फिर नेक्स्ट एमसीक्यू था आप लोग का ये केस सिनेरियो नंबर 2, जो कि ईवे बिल पे बेस्ड था। इस पे ईवे बिल इज रिक्वायर्ड बिकॉज, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स। क्योंकि जो केस सिनेरियो में थी वो वैल्यू थी 44,000, 50,000 नहीं थी, 50,000 लेस थी, 44,000। तो इसका ए तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे 50,000 दिया हुआ है, और जो केस सिनेरियो वैल्यू थी कंसाइनमेंट की वो 44,000। और सी वाला ऑप्शन था कि वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट भी 44,000, ये भी नहीं होगा, ईवे बिल एप्लीकेबल तभी होता है 50,000 के ऊपर होता है। एंड देन डी वाला, वैल्यू ऑफ गुड्स इज मोर देन 50,000, ये भी नहीं, वैल्यू ऑफ गुड्स वाज 44,000 इन द केस सिनेरियो। So the correct option is B, because it was interstate transfer of goods. ई-वे बिल वैलिडिटी इसमें बतानी थी एमसीक्यू नंबर 9 में। इसका था करेक्ट आंसर 4 डेज। इसकी डेट आपको वहां दी हुई थी आपके सिनेरियो में, सो करेक्ट ऑप्शन इज 4 डेज। इसका नेक्स्ट एमसीक्यू आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट।
इसमें ये भी ई वे बिल से रिलेटेड था। और इसमें करेक्ट ऑप्शन था डी, एसटी कैन जनरेट बिल। इसमें यह था कि इन्होंने अपने 2 कंसेक्यूटिव रिटर्न्स फाइल नहीं किए थे, उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। तो इसमें ये होता है एसटी कैन जनरेट ई वे बिल बट एम कैन नॉट जनरेट। यहाँ पे सप्लायर जनरेट कर सकता है, पर जो जिनसे परचेज कर रहे हैं यहाँ पे परचेजर जनरेट कर सकता है ई वे बिल, बट जिन्होंने 2 कंसेक्यूटिव रिटर्न नहीं फाइल किए उनको कोई राइट नहीं जनरेट करना था। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है बुक में। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, एसटी कैन जनरेट ई वे बिल बट एम कैन नॉट जनरेट इट, बिकॉज they have not filed the consecutive returns of two period. इसका नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ये आपका पेज नंबर 1.28 पे दिया हुआ है। यहाँ पे पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर्स, ये गलत है, उनकी एक्सक्लूसिव पावर नहीं होती है। इसमें पावर्स उनकी लेजिस्लेटिव की भी होती है। तो ये करेक्ट ऑप्शन इज बी, पार्लियामेंट डज नॉट हैव एग्जीक्यूटिव पावर्स। यहाँ पे दिया है पार्लियामेंट हैव एक्सक्लूसिव पावर्स। इसके बाद ये एमसीक्यू नंबर 12, आ यूनिवर्सिटी ऑफर्स डिग्रीज बीबीए एंड एमबीए 3 years and 2 years रिस्पेक्टिवली। इस पर काफी बच्चे कंफ्यूज है, जीएसटी रेट 12% लगेगा 18% लगेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, जीएसटी रेट 12% लगेगा बिकॉज इट इज अ कंपोजिट सप्लाई। ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रहा है तो एक कंपोजिट सप्लाई में आएगा। उनका उनका जो मेन बिजनेस है वो उनका स्पोर्ट्स एक्टिविटीज नहीं है, वो कोर्स देना है। ये कंपोजिट सप्लाई है, ऑप्शन डी होगा। और सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा 72,000 और ये 12% का रेट लिया जाएगा, ना कि 18% का। काफी बच्चों ने इसमें गलती किया है, इसमें 18% ले लिया है। तो इसका एमसीक्यू नंबर 13, इसमें थिएटर आर्टिस्ट हैज डन द फॉलोइंग एक्टिविटीज। इसमें कुछ एक्टिविटीज दिया थिएटर, ये सब किया है थिएटर एक्टिविटीज में। तो इसमें ये सारी आपकी सप्लाई बन जाएगा एक्सेप्ट लास्ट वन 1,50,000 जो कि आपका एग्जेम्प्ट होता है। भारतनाट्यम डांस अप टू 1,50,000 इज एग्जेम्प्ट, बाकी सब टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसमें आप लोग को बताना है टैक्सेबल सप्लाई कितनी है। तो करेक्ट ऑप्शन है डी, 23 लाख। और फिर एमसीक्यू नंबर 13 के बाद आपका आता है नेक्स्ट एमसीक्यू 14। The registered person who has received advance against supply of goods and services or both. Nature of supply is not determined. Which of the following is correct? अगर एडवांस मिला है तो टैक्स इनवर्स नहीं रेज होता है, तो रिसिप्ट वाउचर रेज होता है। बट आप लोगों को टैक्स पे करना होता है, अगर कुछ भी नहीं था तो आपको इंटर स्टेट माना जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, रिसिप्ट वाउचर जनरेट होगा एडवांस के केस में, टैक्स इनवर्स नहीं जनरेट होता है और ये इंटर स्टेट माना जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। और फिर नेक्स्ट आपका आता है एमसीक्यू नंबर 15, योगा एंड सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम कंडक्टेड बाय एसजी कंपनी ₹15 lakh, 4,50,000 were contributed by the P Limited and rest provided by the state government. Taxable value of supply is by the state government is. So, अब इसमें आप लोगों को टैक्सेबल वैल्यू बताना था कि टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है। पहली चीज ये एग्जेम्पशन चैप्टर का एमसीक्यू है। इसमें आप लोगों को जो प्रोविजन ये है कि अगर गवर्नमेंट 75% स्पेंड कर रही है तो आपका एक्टिविटी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। तो इसमें आप लोग पहले चेक करना था कि 75% गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये आप लोग का ये है कि इसमें 75% कम एग्जाम्प्ट कर रही है तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन इज बी, 15 लाख। तो गवर्नमेंट पूरा कॉन्ट्रीब्यूट कर रही थी 75% से कम। अब इसका नेक्स्ट एमसीक्यू आता है आपको इंपोर्ट इंडियन लीज फाइनेंसिंग इज फ्रीली परमिटेड। ये आपका दिया हुआ है ये आपका फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट में दिया है। इस बार एफटीपी से बहुत एमसीक्यू पूछे हैं यार, जिन्होंने छोड़ के गए थे सोचा था कि क्वेश्चन नंबर 6 में छोड़ देंगे उन लोग के लिए। थोड़ा एमसीक्यू पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी हो गया होगा, एफटीपी से अच्छे खासे एमसीक्यूज आए थे। ये फ्रीली परमिटेड दिया है। अगर एफटीपी आप लोग पढ़ के गए होंगे तो आप लोग का एमसीक्यू इजी हो गए, नहीं तो आप लोग का एमसीक्यू नहीं आते होंगे एफटीपी के। फिर काफी बच्चे मैक्सिमम छोड़ के जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ देंगे, वहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन में छोड़ देंगे। अब इसके बाद आता है एमसीक्यू नंबर 17। ये आप लोग का था, ये वैल्यूएशन है। एसजी मोटर प्रॉपर्टी कंसर्न, हाँ इन्होंने सेकंड हैंड ये जो कार लेते हैं और परचेज करते हैं और सेल करते हैं। तो इसमें आप लोग को बताना था कि जीएसटी लायबिलिटी कितनी आएगी। तो इसमें जो पहला वाला था इसमें आप लोग ये वैल्यू एडेड पे आएगी 2.5 लाख पे लगेगा 18%। दूसरे वाले पे निगेटिव वाला, तो अगर निगेटिव वाला तो इग्नोर कर देते, नील पे लगेगा कुछ नहीं। थर्ड वाले पे आपको लगेगा 50,000 पे। और फोर्थ वाले पे इन्होंने परचेज किया था बैक एंड से, जिसमें इन्होंने आईजीएसटी लिया था 1,44,000 से। तो 18% और 9,50,000 माइनस 1,44,000, ये होगा आप लोग का जो आंसर आएगा आप लोग का यार 81,000, ऑप्शन नंबर ए। और फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे आप लोग का 18, एस ऑफ सूरत ट्रेडिंग इन सारीज सेंट सारीज फॉर सेल और अप्रूवल, सेल और अप्रूवल बेसिस का था, जिसका प्रोविजन ये है कि 6 month और अप्रूवल विच एवर इज अर्लियर। तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, 1/10/2021। और फिर इसके बाद 18 के बाद आपका अगला एमसीक्यू आता है एमसीक्यू नंबर 19।
As registered under GST in Vadodara, Gujarat is engaged in printing and selling books and stationery. Following information of consignment which is to be supplied to Nasik, Maharashtra. तो इसमें आपको बताना था कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ ई-वे बिल। इसमें काफी बच्चों ने गलती की है, उन्होंने जीएसटी नहीं जोड़ा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन ये है कि आप लोगों को टैक्सेबल वैल्यू ऑफ इनवॉइस दिया हुआ है, ये टैक्सेबल वैल्यू सप्लाई 50,000 तो लेना ही लेना था, और फिर इसके अलावा इस पे आपको 18% जीएसटी भी ऐड करना था। 50,000 प्लस 18% ऑन 50,000, और फिर इसमें आप लोग को जो कुछ सेंट ऑन जॉब वर्क था इस पे 15,000 और ऐड करना था। तो आपका करेक्ट आंसर इज सी 74,000। काफी बच्चे इसमें जीएसटी ऐड करना भूल गए 50,000 में, तो करेक्ट ऑप्शन इज 74,000। तो ये पूरी आप लोग सामने वीडियो थी, और इसकी पीडीएफ मैं आप लोग टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।